चलिए, तो टॉपिक है बेटा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय। बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, मैन काइंड, इसका मतलब वेलफेयर से रिलेटेड। वेलफेयर से रिलेटेड कंसेप्ट किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। कब दिया था बेटा? 1890 में। कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक्स इज a study of mankind in the ordinary business of life is the welfare definition given by Alfred। अच्छा वो तो लिख ही दिया हमने। The branch of economic theory that deals with the problem of allocation of resources। किसके अंतर्गत बेटा? माइक्रो, क्योंकि इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स को दूर करने की कहानी किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, इंटरनल इश्यूज होता है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेज दैश एज प्रिंसिपल्स मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। प्राइस मैकेनिज्म की बात करी थी बेटा हमने, लेकिन नीचे मत देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर क्या होना चाहिए उसको देखो, फिर देखो कि ऑप्शन में कहां पर मिलेगा। तो हमने सॉल्यूशंस देखने के लिए क्या बोला था कि प्राइस मैकेनिज्म की बात करी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या नहीं? तो देख लो कहां पर है, कहां आ गया बेटा? ऑप्शन सी के अंतर्गत। फिर उसके बाद बेटा है ए स्टडी ऑफ हाउ एन इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा एक वो बताओ, कॉर्पोरेट मतलब एग्रीगेट, पूरे के पूरे इकोनॉमी के ऊपर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, और पूरे के पूरे इकोनॉमिक के ऊपर अगर बात करें तो किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ऑफ पूछा है। अगर ये पूछता ना कि ये स्टेटमेंट कौन सा है, तब हम लोग देखते कि पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, लेकिन अभी क्या पूछा है कि किसका एग्जाम्पल है ये, तो एग्जाम्पल किसका होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट पूछता तो कौन सा होता बेटा? नॉर्मेटिव साइंस ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा वाला बात अगर करेंगे तो कहां पर होगा? नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत ना। पॉजिटिव तो सिर्फ फैक्ट को बताएगा ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइसेस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा ये नहीं आएगा बेटा? तो अब देखिए, कंट्रोल तो हो नहीं सकता, कमांड भी सोशलिस्ट का ही नाम है। कंट्रोल और कमांड किसका नाम है? सोशलिस्ट का नाम है। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है बेटा? मार्केट इकोनॉमी। तो किसका बात करेंगे हम लोग? मार्केट इकोनॉमी ना, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, वहां अगर ओपन की जगह पे रखा रहता ना फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो फिर वो आंसर हो सकता था। ओपन हम लोग नहीं लिखते। ठीक है ना, ओपन मार्केट तो हर किसी चीज में है ना भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर ए फ्री इकोनॉमी प्राइसेज आर। देखो बेटा, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी में किसकी बात करेंगे बेटा? तो डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से होता है ना हमारा प्राइस का डिटर्मिनेशन। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? डिटरमाइन थ्रू ए फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा नेशनल इनकम पूरी इकोनॉमी की बात करेगा, जेंडर प्राइस लेवल पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर का मतलब इंडिविजुअल प्राइस, किसके अंतर्गत आएगा बेटा? और नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किसके अंतर्गत? मैक्रो के अंतर्गत। फिर उसके बाद है इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर इंक्रीजेज देयर परचेज ऑफ गुड्स एंड द लेवल ऑफ डैश एक्सीड डैश देन प्राइस टेंड्स टू राइज। बेटा इसको थोड़ा सा अभी समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि जब मैं डिमांड एंड सप्लाई का सबसे लास्ट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा ना, तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जब ग्राफ बना के समझा दूंगा। तो इसको अभी थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर इंडक्टिव मेथड
ये अब हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, 2016 में ही इसको हटाया जा चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, मीन्स का मतलब क्या होता है बेटा, स्कार्स रिसोर्सेज ना, तो मीन्स का मतलब क्या हो गया, स्केर्सिटी, ठीक है। स्कार्स रिसोर्सेज की बात करते हैं, अगर याद हो तो हमने लिखवाया भी था पिछली क्लास में, जो पहली क्लास रहे तो उसमें देखो लोएनेल रॉबिन्स के अंतर्गत हमने लिखवाया हुआ था। फर्स्ट क्लास में लोएनेल रॉबिन्स के बारे में बताया था, तो वहां पर देखो मीन्स और ब्रैकेट में रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्सेज लिखा हुआ होगा, है लिखा हुआ, तो इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है आपको, एक एक वर्ड की वैल्यू है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी कहता है बेटा, एक बताओ, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज का हम कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसी के बारे में ना इकोनॉमिक्स दिखाता है हमें, है कि नहीं भाई। हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हम कैसे कदम उठाएं, कैसे काम करें ताकि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके या कम किया जा सके, इसके लिए ना काम करते हैं हम। 100% सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन उस सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ तो सकते हैं ना, ये बात हमें बताता है इकोनॉमिक्स। तो कहता है हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी शब्द हो सकता है क्या, नहीं, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाई, भाई एक वो बताओ, हम अपनी चाहत को क्यों कम करें, हमारी चाहत तो क्या होगी, अनलिमिटेड ही होगी ना। अब थोड़ी ना बोलते क्या करें, भगवान ने इतना ही दिया है तो इसी में खुश हो ले ना, भाई हम उसके लिए काम करते नहीं करते। भाई अभी आप फाउंडेशन करने के लिए क्यों बैठे हुए हो, ताकि इसी चीज को ना कि भाई हम अपनी जरूरत को कम ना करें, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, है ना। तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि बेटा हम अपनी वांट्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज, एकदम सही बात कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, यही तो हमने बोला ना कि हम कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, वही चीज हमें बता रहा है। तो ये क्या हो गया, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाउ टू फुल्ली सेटिस्फाइड आवर अनलिमिटेड वांट्स, फुल्ली सेटिस्फाइड तो कभी हो ही नहीं सकता, अगर फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता तो फिर स्कार्स नाम की कोई चीज यहां पर होती ही नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, जहां पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों हो, तो को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, ये कौन सा शब्द आ गया भाई, प्रोमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये भी शब्द नहीं आया था, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच पीपल, ये भी नहीं आया था, तो ऑप्शन डी ही होगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, अर्थात कैपिटल एंड सोशल, दोनों की ही बात आएगी हमारी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिफाइंस इकोनॉमिक्स टर्म्स एंड डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉले सैमुअल्सन बाबा ना बेटा, तो क्या लगा देंगे इसमें, पॉले सैमुअल्सन ने। हमने बताया भी था कि 1954 में दिया था, बट ईयर हमारे पास मेंशन नहीं है, तो हमें ईयर याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्री मार्केट इकोनॉमी सॉल्व्स इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम थ्रू, अब बताओ बेटा कैसे होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसी में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया था, और सॉल्यूशन दिया था तो किसके अनुसार बेटा, प्राइस मैकेनिज्म के अनुसार दिया था या नहीं दिया था, तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा, यहां पर प्राइस मैकेनिज्म आ गया या नहीं आ गया, ऑप्शन बी में था ना मार्केट मैकेनिज्म। तो हम जब भी कोई काम करते थे किसके अनुसार, प्लानिंग अथॉरिटी कहां पर काम करेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ना, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में भाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमने लिखवाया था ना, कि जब भी कोई सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो किसके माध्यम से, गवर्नमेंट, वहां पर हमें सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक ही तरीका था, और वो क्या था बेटा हमारा, प्राइस मैकेनिज्म, ये बात भी हमने लिखवाया हुआ था। चलिए फिर उसके बाद है बेटा, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, हमने आपको देखो नॉर्मेटिव साइंस में लिखा हुआ था कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव, तो नॉर्मेटिव किसके द्वारा बेटा, अल्फ्रेड
मार्शल के द्वारा। देखिए नॉर्मेटिव में हमने क्लियरली लिखवाया हुआ था और पॉजिटिव में लिखवाया था हमने लोयनल रॉबिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो बेटा प्रॉफिट मोटिव तो होगा ही होगा, इनकम हाई इनइक्विलिटी होता ही होता है, ये भी हमने लिखवाया था वहां पर। फ्री एम्प्लॉयमेंट, बेटा एक बार बताओ भाई, हमारा मन है जिसको जो जितना रोजगार देना होगा नहीं देना होगा वो हम जानेंगे ना, सरकार को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत है क्या? तो ये भी फ्री एम्प्लॉयमेंट की भी बात हो सकती है। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ, यहाँ कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब हो गया स्टेट एंड प्राइवेट। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता है, तो कलेक्टिव ओनरशिप नहीं होगा ना बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो इंडिविजुअल ओनरशिप होता है ना, कलेक्टिव ओनरशिप की बात हम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं करेंगे। ओके, 17th नंबर, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा बेटा? कहता है ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल। कहा भाई, जब मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पर तो हमने अलग अलग सेक्टर्स की बात करी थी ना, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट ना भाई, वाह ऐसा हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन बाय स्टेट एंड पार्टली बाय प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स। ये बात सही है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या हो गया, बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेज दस एज प्रिंसिपल्स मीन ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। बताओ बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो सिंपल सी बात है, कीमत का दाम नहीं बोलेंगे क्या, कीमत के कारण ही ना। और देखो लिख भी दिया सेम एज आंसर नंबर 3, ऊपर भी ये क्वेश्चन हम लोगों का आया हुआ था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजेज व्हेन wants are unlimited, resources are limited, alternative usage of, सिंपल सी बात है ऑल ऑफ द एबव भी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड ही होता है, रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड ही होता है, और हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं बेटा, अल्टरनेटिव यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी लगा सकते हैं आंख बंद करके बेटवा। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, सबसे पहला ही हमने बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। लिखवाया था क्लियरली हमने, जहां पे माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस लिखवाया था वहां पर क्लियरली हमने ये वर्ड लिखवाया हुआ है, फर्स्ट क्लास में ही लिखवाया था ये हमने। जो जिन बच्चों का पहला 2 लेक्चर छूटा हुआ होगा ना, किसी बच्चे से नोट कर लेना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, नोट एक एक लाइन करके रखना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाए हुए हैं। ठीक है ना, तो जिसका भी छूटा हुआ होगा नोट जरूर कर लेना। फिर उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, ए डेवलप्ड इकोनॉमी यूजेज डैश टेक्निक इन प्रोडक्शन। डेवलप्ड है तो कैपिटल का फोर्स ज्यादा होगा या नहीं होगा बेटा, तो कौन सा टेक्निक यूज करेगा वो, कैपिटल, क्योंकि उसको कॉस्ट तो कम उसी में मिलेगा ना, क्योंकि उसके पास तो लेबर की कमी होगी, तो लेबर की कमी होगी तो किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि हमने फॉर हाउ टू प्रोड्यूस इसमें देखा था ना कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करी थी। तो भाई जब डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसके पास कैपिटल क्या होगा, सस्ता से सस्ता होगा, तो वो कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं, कैपिटल इंसेंटिव को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेगा, ये नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज द फीचर ऑफ मार्शल्स डिफिनेशन। मार्शल्स डिफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल की बात कर रहे हैं बेटा, है कि नहीं? तो अल्फ्रेड मार्शल ने किसको दिया था, वेलफेयर को। किसको दिया था, वेलफेयर को। बोला मेन मोटिव वेलफेयर है, बट वेल्थ का होना क्या होता है, जरूरी है। तभी तो इसको जब सपोर्ट किया गया था एसी पिगू के द्वारा, तो एसी पिगू ने क्या कहा था कि मनी इज मेजरिंग रॉड, मनी इज मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर, है ना। तो देखिए बेटा, लिमिटेड एंड्स नहीं, स्कार्स मींस नहीं, स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज स्टडी ऑफ मेन, ये बात तो अभी सही लग रहा है। स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कौन सा आगे बेटा हमारा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। और क्लियरली देखना, अगर मैंने जो सेकंड पॉइंट लिखवाया ऐसे ही मैंने लिखवाया होगा एज इट इज, जो हमने पहली क्लास में लिखवाया हुआ है आपको ऐसे ही लिखवाया होगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23,
विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब कहता है कि देयर इज लिमिटेड वांट्स है, वांट्स तो हमेशा क्या होगा भैया, पहला ही हो गया। मीन्स स्कार्स, एकदम सही बात कह रहा है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, ये भी एकदम सही कह रहा है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, वो तो हमने देखा है, इकोनॉमिक साइंस भी होता है, आर्ट्स भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है, सब कुछ होता है, ये नहीं होता। तो कौन सा हो गया बेटा इसमें गलत, ऑप्शन ए, क्योंकि वांट्स हमेशा क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ, ले इसमें तो सब आ गया। कंज्यूमर के बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर देख रहे, एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं, और फैक्टर प्राइस तो अभी अभी ऊपर पढ़ा ही था, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। चलिए, हु गेव द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस, लॉयनल रॉबिन्स नाम बताया था बेटा, लॉयनल रॉबिन्स ने ही बताया था ना कि इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस। अगर ध्यान हो तो नोट्सवा में भी देख लीजिएगा, लिखवा रखा है हमने, है संदीप भाई साहब। बेटा कल की क्लास ना गलती से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैं उसकी जगह पे दूसरा लेक्चर आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। गलती से वो हम ही से गलती से मिस्टेक हो गई थी, मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया पर ऑन हुआ नहीं था, तो आज मैं दूसरा वीडियो वहां पे अपलोड कर दूंगा, आज वाली रिकॉर्डिंग में लगी हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, अब मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, ये तो ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना बेटा, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका था ये वाला। 27, which of these is a part of माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंख बंद करके दिख जा रहा है, ये नहीं दिख जा रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 28, which of these an example of मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो बेटा, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी बोल रहा है, तो ये भी सही है। द राइजिंग प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री की बात कर रहा है, तो ये भी आ गया। इंक्रीज इन डिसपार्टीज ऑफ इनकम, बेटा अनइक्वलिटी की बात अगर हम लोग कर रहे थे, ये भी हमारा किसके अंतर्गत, पूरी की पूरी इकोनॉमी की, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज परफॉर्म्ड बाय क्या बताया था बेटा, एक ही वर्ड तो बार बार यूज कर रहे हैं ना, कौन सा, कैपिटलिस्ट को देखते ही प्राइस मैकेनिज्म अब याद रख लेना है ना हमें, कि अगर किसी भी तरीके की रिसोर्सेज की एलोकेशंस की बात कर रहे हैं, तो कैपिटलिस्ट नाम देखते ही कौन सा लगा देना है हमें, प्राइस मैकेनिज्म की बात कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देख कहता है बेटा, एल्फ्रेड मार्शल प्रोपेगेटेड विथ द वेल्थ डिफिनेशन, अरे वेल्थ का तो दिया था एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल ने तो दिया नहीं था, ठीक है। अरे ले पहला वाला ही तो सही हो गया, हमने तो किसको देखना है, इनकरेक्ट को देखना है, तो यही हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल ने किसको दिया था, वेलफेयर को। चलिए आगे वाला पढ़ लेते हैं। लोयनल रॉबिन्स स्कैरसिटी, एकदम सही बात कह रहे हैं। सैमुअलसन डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। एसी पिगू वेलफेयर, तो सही एक ही हमारा कौन सा गलत है बेटा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि वो तो एडम स्मिथ साहब के द्वारा दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम डू नॉट परपेचुएटेड इन, भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी में कहां होता है, उसमें तो हम लोग इनकम इक्वलिटी की बात करते हैं ना, इनकम इक्वलिटी होता कहां पर है, कैपिटलिस्ट में, कहां नहीं होता है, तो सोशलिस्ट में, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, which of the following are the feature of mixed economy, मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर कौन सा होगा बेटा, प्लांट इकोनॉमी मतलब क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी,
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी किसका नाम होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट, ये भी बात है, हम लोग प्राइवेट की और पब्लिक दोनों की बात करते हैं। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ये भी बात हमारा होता है, क्योंकि सोशल का वेलफेयर एक ही इसमें होता है जिसमें तीनों सेक्टर होता है, प्राइवेट का भी काम होता है, पब्लिक का भी काम होता है और ज्वाइंट का भी काम होता है, ये नहीं होता। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में तीन के तीनों आ गए या नहीं आ गए बेटा? भाई सोशलिस्ट भी होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर दोनों ही तरीके की प्राइस की बात करेंगे हम लोग, सोशल और पब्लिक दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पर होगी। तो कौन सा आ जाएगा बेटा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33rd, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन बेस्ड ऑन, नॉर्मेटिव किस पर होगा बेटा? नॉर्म्स, एथिक्स, मोरालिटी। देखो पहला ही वर्ड आया था, तो किसके अंतर्गत आ गया बेटा हमारा? एथिकल, क्योंकि फैक्ट्स तो हमारा किसकी बात करेगा बेटा? पॉजिटिव की ना बात करेगा, फैक्ट किसकी बात करेगा? पॉजिटिव। तो एथिकल कंसिडरेशन किस में आएगा बेटा हमारा? नॉर्मेटिव के अंतर्गत। लिखवाया था ना, नॉर्म्स, एथिक्स, मोरालिटी। फिर उसके बाद बेटा द ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट इन, अभी अभी तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में देखा था ना बेटा हम लोग, आए ना। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे बेटा? इन द इंडक्टिव मेथड, कोर्स में नहीं है ना हमारे, बता ही दिया था कि 2016 ही हट चुका है हमारे पास। इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन, किसके बाद बेटा? कैपिटलिस्ट नाम दिख गया, किसके अंतर्गत? प्राइस मैकेनिज्म लगा दें आंख बंद करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलोज द पॉलिसी ऑफ, किसकी बात करेंगे बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज लेजिज फेयर इकोनॉमी, रेगुलेटेड मार्केट, प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स को तो कभी ना प्रमोट करता है, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा? लेजिज फेयर इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 38, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग इम्प्लाइज, बताओ बेटा चॉइस की जरूरत कब होती है? हमने लिखवाया हुआ था डिसीजन मेकिंग में, लिमिटेड रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूजेज, जरा निकालो जहां पे हमने चॉइस मेकिंग लिखवाया था पहली क्लास में, और उसके नीचे देखो तो ब्रैकेट में क्या लिखवाया हुआ हमने पहली क्लास, डिसीजन मेकिंग, देखो क्या लिखवाया है ब्रैकेट में? लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस अल्टरनेटिव यूजेज ना बेटा। तो कहां पर आ गया बेटा? ऑप्शन बी ना दिख रहा है क्या? पढ़ने की जरूरत भी है। अरे 4 दिन से खांसी बहुत परेशान कर दिया है। आज तो शाम वाली क्लास भी मैंने कैंसिल कर दी है, उस चक्कर में मैसेज ग्रुप में सवेरे सवेरे किया था, देखा होगा मैं वाले में आया होगा मैसेज, लेकिन तुम लोगों के साथ चूंकि पहली ही क्लास होती है तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। लास्ट वाली तो चलो छोड़ा भी जा सकता है, पहली क्लास कैसे कैंसिल कर दें? तभी आया हूँ। रात भर ना कुत्ते वाली स्थिति हो गई है खास खास के। फीवर हो तो आदमी फिर भी रहता है कि पढ़ा लेगा, खांसी होता है तो बोला भी तो नहीं जाता सही से। चलिए, हाँ भाई, तूने कौन सा क्वेश्चन पूछा था रे? हो गया तेरा? देखो 38 पे याद आ गया ना कि तूने कुछ क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ठीक है। ये पूछा था कि सी क्यों नहीं हो सकता, ये पूछा था ना। क्या था सी में ऑप्शन बेटा? मीन्स एंड, नहीं तो हम लोग जब अल्टरनेटिव यूजेज लिखा हुआ है तो हम लोग फिर क्या देखेंगे कि कितना है नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, बताओ इसमें से कौन सा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा? देखो बेटा, स्टडी ऑफ फर्म, ये किसी एक फर्म की बात करेंगे हम लोग। एग्रीगेट प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म, ये भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। मार्केट डिमांड ऑफ अ, याद है ना वो जो है प्रोफेसर बॉल्डिंग ने क्या कहा था? ए एन पार्टिकुलर इंडिविजुअल जिसमें लगा वो सब किसके अंतर्गत?
माइक्रो ना, याद होगा तो डेफिनेशन हमने लिखवाया हुआ है, जरा देखियो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखवाया है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। सेकंड पॉइंट जरा देखियो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो लिखवाया है, उसमें देखो लेफ्ट साइड में सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखवाया है, यही लिखवाया प्रोफेसर बॉल्डिंग का। कोई भी टर्म्स हो जिसमें ए एन, पार्टिकुलर, इंडिविजुअल, सिंगल शब्द लगा हो, आंख बंद करके बोल दो कि तुम किसके अंतर्गत हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हो। ओके, तो यहां पर भी ए फर्म लग गया, यहां पर भी ए प्रोडक्ट लग गया, है ना, तो ए कहीं ना बन रहा है बेटा, नेशनल प्रोडक्ट, पूरी इकोनॉमी की बात आएगी ना यहां तो। ओके, कितने बच्चों ने एक साथ ग्रुप ज्वाइन किया भाई? नहीं, उसमें फिर ये होता है ना कि जैसे हम लोग कभी बोलते बच्चों को क्वेश्चन भेजो, फिर वो भी तो नोटिफिकेशन नहीं आता। नहीं, ये वो हो गया बेटा, वो हैक हुआ है। नहीं, टेलीग्राम चैनल हैक हुआ है, मतलब अपना जो ग्रुप है ना वो हैक हुआ है, देख लेना, उसमें एक साथ 1000-1500 लोग जुड़ गए होंगे। हाँ, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 40। ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज, ये क्या लिखा है, नहीं ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ गया बेटा, ठीक है, तो इसको रहने दो, क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, डिडक्टिव, जब इंडक्टिव हट गया तो डिडक्टिव कहां से होगा भाई, ठीक है। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी डिराइविंग फोर्स इज, फ्री मार्केट इकोनॉमी किसके अंतर्गत बेटा, तो कहता है एक तो हो गया प्रॉफिट मोटिव, ये तो अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता ही होता है, वेलफेयर फिर तो कोई नहीं, एक ही लगा दो फिर ऑप्शन है, क्योंकि फिर ऑल ऑफ द अबव का तो ऑप्शन आएगा नहीं ना जब सेकेंड वाला गलत हो गया तो, ठीक है। 43rd, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, देखो रॉबिन्स कहां पर है, देखो क्योंकि हमने लोयनल रॉबिन्स में सबसे लास्ट लाइन में लिखा है इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस दैट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, देखो लिखा हुआ है ना बेटा, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, तो आ गया न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, तो लोयनल रॉबिन्स जहां दिख जाए वहीं पे लगा दो। क्या हुआ, तो भाई एक बता, तो कंसेप्ट तो वही होगा ना, इसीलिए तो मैंने बोला है कि अगर नोट्स पूरा 100% पढ़ के जाओगे ना, क्वेश्चन मिस ही नहीं हो सकता है, खाली इधर उधर भावनाओं में ज्यादा बहो ना, तो चाहे तुम एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ या ना जाओ, मैं फिर भी अभी आप लोगों से बार बार ये कहता हूँ, नोट्स अगर 100% मेरा याद करके गए, 80 नंबर कहीं नहीं गए, 2-4-10 इधर उधर से आएंगे, लेकिन 80 मार्क्स के आसपास ऐसा जरूर होगा जो एज इट इज वहां का वर्ड वहां पे उठा के दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी नहीं, हमको थोड़ी नहीं याद रखना है, फिर तो हमको ये भी नहीं करने की जरूरत थी अभी, ठीक है ना। चलिए, a system of economy in which all the means of production are owned and controlled by the private individuals, किसके द्वारा बेटा, प्राइवेट इंडिविजुअल, देखो कि कैपिटलिस्टवा कहां है रे, ये रहा, क्योंकि प्राइवेट शब्द दिखा कैपिटलिस्ट, पब्लिक दिखता सोशलिस्ट, लिखता को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, मिक्सडवा को देख लेते हैं, हो जाता ये नहीं हो जाता, तो प्राइवेट लिखल था, कैपिटलिस्ट को ढूंढना है ऑप्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 45, वेयर डज द प्राइस मैकेनिज्म, मेरे कैपिटलिस्ट कहा गया रे, कहा गया यहां है, ठीक है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न्ड विद द वेलफेयर प्रोपोजिशन इज कॉल्ड, वेलफेयर वाला लिखल है, सोशल कहां है रे, बताओ जरा, एक तो हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि सर एग्जाम्पल तो पूछा नहीं हमसे, क्या लिखा है कि किसके उदाहरणार्थ हैं,
किसको इंडिकेट करता है? हर सरकार का यही मोटिव क्या होता है? बाबू हम तो आप ही के लिए बने हैं, आपका भला करेंगे। होता है क्या? कर देंगे ना तो नॉर्मेटिव होगा ये। अगर एग्जाम्पल होता तो किस में चला जाता? सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन बोलता है कि किसको इंडिकेट कर रहा है, तो किसको? तो नॉर्मेटिव में लगा दे या नहीं लगा दे? चलिए फिर उसके बाद है बेटा 47, इन विच एमंग द फॉलोइंग सिस्टम द राइट टू प्रॉपर्टी, लगाओ ना कैपिटलिस्ट कहां पर मिल रहा है? राइट टू ऑन ऑनर, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी या राइट टू ऑन प्रॉपर्टी का अधिकार किस में? देखो मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट में भी नीचे से दूसरा नंबर पे वही लिखवाया होगा। कितने बजे क्लास थे? ध्यान रखना आगे से। मैं मैक्सिमम 9:02 पे क्लास में आ जाया करूंगा, इसलिए तुम लोग ध्यान रखा करो। क्वेश्चन नंबर बताओ। 47 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 48 बता रहे हैं। पॉजिटिव साइंस ओनली एक्सप्लेन, लिखवाया नहीं था क्लियरली बेटा? व्हाट इज, क्या लिखवाया था हमने? मिशन आ गई ना कि सर अचानक से इतना ज्यादा कैसे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो रहा है। मैंने बोला हैक हुआ है, टेंशन ना ले, अब क्लास से निकलूंगा तब दिमाग लगाऊंगा उसके ऊपर। रिकवर तो कर ही लेते हैं ना हम। चलो इसलिए बोलते कभी कभी जिंदगी में ना खुराफाती दिमाग का भी होना जरूरी होता है। क्या हुआ? यूट्यूब चैनल ही हैक हो गया था उसमें? नहीं नहीं हुआ रिकवर, वो तो रिकवर भी नहीं हुआ। चलो जी क्वेश्चन नंबर 49, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, क्या क्या बताया था बेटा? कम्युनिस्ट इकोनॉमी कह दो, कमांड इकोनॉमी कह दो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कह दो, सब एक ही नाम था ना, लिखवाया हुआ भी था। तो कहां पर आ जाएगा बेटा? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 50वां क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट की तरफ आते हैं। 50 क्वेश्चन तो तब तक हो गया ना, उसके बाद तो कर सकते हो खुद से भी। अब एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा ना कि ऐसे क्वेश्चन अब हमारे बन रहे हैं। चलो, हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस विच डील्स विथ वेल्थ? इसका आंसर मैंने यहां पर गलत दे रखा है क्योंकि समझाना था। देखो बेटा, अगर कहीं पर आपको पूछे इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ये क्वेश्चन आ सकता है। या ऐसे पूछेगा इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। देख रहे दोनों मिलता जुलता है ना, बस एक वर्ड का अंतर है। एक में सिर्फ वेल्थ पे छोड़ दिया और एक में क्या हो गया? अगर सिर्फ वेल्थ पे छोड़ देगा तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जेबी से, और अगर ऑफ द नेशन लग जाएगा तो इसका हो जाएगा एडम स्मिथ। तो इस क्वेश्चन में कहां पे छोड़ दिया बेटा? डील्स विथ, आंसर क्या होगा? ठीक है, समझ जाओगे? तो ये दोनों ही चीज लिख लेना क्योंकि ये बराबर एग्जाम में रिपीट करता है। अगर वेल्थ पे क्वेश्चन छोड़ दिया गया है तो जेबी से, और वेल्थ ऑफ द नेशन लिख दिया गया होगा तो क्या होगा बेटा? क्योंकि अगर आपको ये डिफरेंस देखना है ना, तो पहले पेज पे जो दोनों डेफिनेशन लिखवाया है 1776 वाला, जरा उसको देखना एक बार क्या लिखवाया है। एडम स्मिथ में लिखवाया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, और जेबीसी में क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। है कि नहीं? अंतर दिख गया ना वहीं पे? तो ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, यो
यो। तो ये एक छोटी सी कहानी थी अर्धशतकीय साझेदारी की, है कि नहीं। 50 क्वेश्चन भी हो गया तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है। अब जरा हम लोग आते हैं अब अगले 5 क्लास के लिए, 6 क्लास के लिए, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चे 2 पेज छोड़ के करना, जहां पे नोट्स आपका खत्म हुआ होगा ना 2 पेज छोड़ देना, क्योंकि जब एक बार और रिवीजन कराऊंगा तो कुछ इंपोर्टेंट कीवर्ड्स और लिखवाऊंगा मैं। यो, तभी तो 50 क्वेश्चन हुए हैं। मैंने पहली क्लास में ही तो शेड्यूल लिखवा दिया ना कि 35 क्लास हमारा ऐसे चलेगा। बेटा होली की छुट्टी तो रहेगी ही रहेगी। हाँ हाँ बेटा, मैंने नंबर ऑफ क्लासेज बताया है कि जितने में क्लास पढ़ाऊंगा, तो टोटल कोर्स हमारा 35 क्लास का होगा इंक्लूडिंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर नोट्स 100% याद रखो तो पक्का, लेकिन नोट्स अभी भी एक भी ऐसा क्वेश्चन बता दो जो नोट्स में ना लिखा हुआ हो। 50 क्वेश्चन तो रेंडमली किया ना हमने, सारे आपके नोट्स के अंदर था ना। बस कंसेप्ट है तो सब कुछ है, कंसेप्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। चलिए जी, तो हेडिंग दीजिएगा बेटा, डिमांड एंड सप्लाई। 10 to 12 मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे।